हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। आगे लेकर जाना ही नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूं कि ये सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है। हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन। आदरणीय सभापति जी, उच्च सदन राज्यसभा के आज उच्च आसन ग्रहण करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बहुत गर्मजोशी व आत्मीयता से आपका अभिनंदन। सदन के इतिहास में इस आसन पर बैठने वालों का गौरवपूर्ण इतिहास है। अपने अपने तरीके से सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से कुछ लोग संसदीय बैकग्राउंड से थे, कुछ संसदीय जीवन के बाहर से भी आए, पर आपको पब्लिक और पार्लियामेंट्री लाइफ दोनों का विस्तृत अनुभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से आपके जीवन के बारे में बताया। आप साधारण किसान परिवार में जन्मे, स्कूल की आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद तरह तरह के संघर्ष व कठिनाइयों के बीच अपनी प्रतिभा के बल आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वहां से प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज जयपुर से विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई की। फिर लॉ की डिग्री आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से ली। इसके बाद जिला स्तर से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लंबे समय तक वकालत की, यानी ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक
लीगल सिस्टम का भी लंबा और समृद्ध अनुभव आपको है। फिर आप विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे, आप केंद्र सरकार में मंत्री रहे, जहां संसदीय मंत्रालय का कामकाज आपने संभाला, इसके बाद राज्यपाल का दायित्व भी संभाला। इस तरह गांव के परिवेश से निकलकर लीगल और संसदीय क्षेत्रों का लंबा और समृद्ध अनुभव लेकर आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पुनः आपका अभिनंदन और बहुत बधाई। ऐसा मानता हूं कि आपके रिच एक्सपीरियंस के साथ लंबा सार्वजनिक जीवन आपको इस सदन के संचालन एवं माननीय सदस्यों के संरक्षक जैसी चैलेंजिंग भूमिका का बहुत बेहतर ढंग से निर्वाह में मदद करेगा। आपके सौम्य स्वभाव और व्यवहार कुशलता के संदर्भ में हिंदी मुहावरे को पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोने पे सुहागा जैसी बात है। सदन के कामकाज में हम सबका सहयोग आपको हमेशा मिलेगा। आपको पुनः बधाई व शुभकामनाओं के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Leader of the Opposition. माननीय सभापति जी, विपक्ष के साथियों और अपनी ओर से मैं राज्यसभा के सभापति के रूप में आपका अभिनंदन करता हूं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी आपने 11 अगस्त 2022 को संभाल ली थी। वैसे तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपको बधाई दे चुका हूं, लेकिन अपर हाउस में सभापति के रूप में आपके स्वागत का मौका हमें आज मिला है। प्रधानमंत्री जी ने आपके कामकाज के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ हमें बताए और बहुत कुछ रोशनी उन्होंने डाली। मैं वो फिर से दोहराना नहीं चाहता। मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि अपर हाउस के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से बहुत बड़ी है। आप जिस आसन पर बैठे हैं, वहां देश के कई महान हस्तियां बैठ चुकी है। हमारे 6 सभापति बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। आप भूमि पुत्र हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसान के पुत्र, तो मैं तो भूमि पुत्र कहूंगा। राजस्थान के एक गांव से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जैसे बड़े ओहदे तक आप पहुंचे हैं। संसदीय परंपराओं को आप समझते हैं। 9वीं लोकसभा में आप चुने गए थे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में उपमंत्री रहे थे। राजस्थान विधानसभा में एमएलए और पश्चिम बंगाल में कई सालों तक आप राज्यपाल रहे। कोऑपरेटिव मूवमेंट में और कई खेल संगठनों में आप जुड़े रहे। पढ़ने लिखने में आपकी रुचि है। आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है। मैंने पढ़ा, हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है। संसद के लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। संसद के पास संविधान संशोधन का भी अधिकार है। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर भारत की संसद बनती है। कोई अकेला सदन खुद में पूर्ण नहीं है। संविधान के दायरे में दोनों सदनों को अपनी प्रक्रिया और नियम तय करने का अधिकार आपको है। हमारी संसदीय प्रणाली में राज्यसभा को चेंबर ऑफ आइडियाज या विचारों का सदन कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
राज्यों की राजनीतिक तस्वीर यहाँ नजर आती है। शुरुआत से ही संसदीय क्षेत्र के तमाम दिग्गज यहाँ की शोभा बढ़ाते रहे हैं। राज्यसभा ने भारतीय लोकतंत्र में संवाद की परंपरा को मजबूती दी है। अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति का केंद्र होने के बाद भी यहाँ सबका लक्ष्य देश की तरक्की और उन्नति के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं और सभी यही चाहते हैं जनता के सवालों पर गंभीर चर्चा हो और समस्याओं का समाधान निकालें। आपको सभा के दोनों पक्षों की हालत, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों और भावनाओं की जानकारी है। जैसे संसद दो सदनों के मिलकर बनती है, उसी तरह लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो पहियों पर चलता है। दोनों का अपना महत्व है, इसीलिए तो लोकतंत्र यशस्वी बनाया जा सकता है। बाबा साहब ने संसद की कार्यवाही को असरदार बनाने के लिए दोनों सदनों के लिए स्वतंत्र सचिवालय के गठन की बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से राज्यसभा सांसदों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जैसी फाइनेंशियल समितियों की सदस्यता मिली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी राज्यसभा के अधिकार को कम नहीं होने दिया। 1953 में बजट सत्र के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार दोनों सदनों की अथॉरिटी के बीच मनी बिल्स को छोड़कर कोई अंतर नहीं है। आज जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो हमें बहुत कुछ बातें याद आ रही है। विपक्ष के लोग संख्या बल में भले ही कम हो, लेकिन आप जानते हैं कि उनके अनुभवों और तरक्कों में ताकत रहती है। लेकिन समस्या ये है कि इनकी जगह नंबरों की गिनती होती है, ना कि विचारों के बारे में सोचा जाता है। एक दूसरी दिक्कत यह भी है कि हाउस की सिटिंग्स कम होने के कारण जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए उचित समय नहीं मिल पाता। गरीबों, दबे कुचले और SC/ST किसानों और अत्याचार के शिकार महिलाओं की हालत पर ढंग से बातें नहीं रख पाते और बिल्स भी बहुत जल्दबाजी में पास होते। पहले जहां संसद में साल के 100 दिनों से ज्यादा चलती थी, अब 60 से 70 दिन भी नहीं चल पाती। लेकिन हमारी आबादी, अपेक्षाएं और समस्याएं बड़ी है। पिछले एक दशक का आंकड़ा देखें तो 2012 में संसद की सबसे ज्यादा 74 सिटिंग्स हुई थी। इसके बाद 2016 में 72 सिटिंग्स हुई। हाउस में सिटिंग्स बढ़ेगी तो अच्छा नतीजा निकलेगा और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में चर्चा के दिन बढ़ेंगे। सभापति जी, आप तो कानून के जानकार हैं। आप इसे अच्छी तरह समझें कि कानून अगर जल्दबाजी में बनते हैं तो उनमें खामियां होते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी टीका टिप्पणी भी हम पे होती रहती है। कई जजेसों ने भी ये काम किया है, उनका सही तात्पर्य नहीं निकलता और ऐसे कानूनों की क्वालिटी पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियां करता है। ये हमारी संसद की प्रणाली की
सेहत और इमेज को ठीक नहीं लगता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्स को ठीक से एग्जामिन करने के काम को सेलेक्ट, जॉइंट और निचले सदन में स्टैंडिंग कमेटी इस विभाग संबंधी संसदीय समिति को ज़्यादा से ज़्यादा भेजा जाए और बिल्स को इन समितियों में भेजे जाए, वहाँ इन पर विस्तार से चर्चा हो। राज्यसभा का यही मुख्य काम भी है। मैं इस संदर्भ में 13 मई 1952 में हुई राज्यसभा की पहली बैठक में सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन जी की कही इस बात को जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, हमें इस देश की जनता के लिए ये बात न्यायोचित ठहराने के लिए पूरी ताकत के साथ जुट जाना चाहिए कि जल्दबाजी में पारित किए जाने वाले कानून पर रोक लगाने के लिए सेकंड चेंबर की जरूरत है। इसीलिए इसके अध्यक्ष भी अब आप ये सेकंड चेंबर के बने। इस मौके पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ बातें रखी है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। विपक्ष की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हम अपनी ओर से पूरा सहयोग देंगे। और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे वो बात जरा खटक रही मुझे, क्योंकि जब कोई हमारे अपोजिशन के लोग मिलते हैं, हमारे पार्टी के लोग मिलते हैं, तो लास्ट यहाँ पर सदन में मैं कुछ एक शेर बोला था, शायरी बोली थी, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान देकर मुझे क्यों ऐसा कहे ये बात आपने बार बार कहा है, लेकिन मैं ये दोहराऊंगा कि इसको भी आप बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सदन का है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। तो ये कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये सदन बहुत सुरक्षित चलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे हर बात पर आपको सहकार देने के लिए। धन्यवाद। श्री डेरेक ओब्रायन। Just now I have informed the Secretary. First of all, on behalf of our party, All India Trinamool Congress, I extend warmest felicitations to Your Honor for being elected as the Honorable Vice President of India, as well as taking over the charge of the Honorable Chairman of this august House. For the past 4 years, we have experienced your style of functioning when you were the Honorable Governor of West Bengal. And personally speaking, I got the opportunity to exchange a few letters with you on some legal and constitutional issues, wherefrom I could understand that my friends who used to tell me that this governor is a constitutional expert and a legal luminary, I could find from the expressions made by Your Honor in those communications, actually that belief was further strengthened. Now that Your Honor has taken over the charge of this august House, we submit to Your Honor with all grace that from now on, we believe, हिंदी में तो कहावत है कि आप आए तो बाहर आए, so we will expect that with your elevation to this position will help strengthen the conducive atmosphere of this august House
And both the Treasury benches and the opposition bench will get adequate opportunity in the deliberations to be made on various issues, bills, etc. Now, I have some suggestions to make for your kind consideration. हमने देखा कि लोकसभा में कुछ बिल, कुछ मुद्दा बहुत देर तक चर्चा होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि हम राज्यसभा में उतना समय हम लोगों को मिलता नहीं है, जो कि जरूरी मुद्दा है देश के लिए, वो मुद्दा को जरा ज़्यादा समय तक होना चाहिए। खास करके जो छोटे पार्टी है उनको 2-3 मिनट समय मिलता है। हम भी कभी कभी कुर्सी में बैठते हैं एज वाइस चेयरमैन। दिस टाइम ऑल्सो यू हैव मेड मी वन ऑफ द वाइस चेयरमैन इन द पैनल। सो छोटे पार्टी के लिए बहुत दर्द होता है, महसूस करता हूं, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए समय, नहीं तो लोकसभा और राज्यसभा का रिलेशन, वो लोकसभा बने रहेगी, राज्यसभा पर लोकसभा ना बने, ये हमारा आशंका है। जिस तरह समय कम होते जा रहा है धीरे धीरे, मैंने पिछले 11 साल में देखा, तो इसको मेरा आपसे निवेदन है मेरा। दूसरा, जैसे कि हमारे ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बताया कि स्क्रूटिनी ऑफ द बिल्स, that is very important by the standing committees and at times by the select committee also. This is my second suggestion. And the third suggestion is, because it is required for better legislation, unless the bills are scrutinized properly, either by the standing committee or by the select committee at times, then mere discussion will not will be helpful. Our party's further suggestion is that we require one short duration discussion or calling attention, either or, every week, per week. Half an hour discussion or the short duration discussion or calling attention. And there is rule 267, which is very sparely adhered to for reasons not known to us, but there was time we have experienced that on greater issues, national issues, discussion on under Rule 267 was allowed very frequently. My only suggestion would be that at least per session, one issue under 267 may be taken up. Yes. This is my suggestion. And the opposition voice, in a democracy, as we know, the voice of dissent is also to be listened. Otherwise, the concept of or the idea of participating democracy will be a futile exercise. With these words, I wish you all the best for the coming years. Thank you, sir. Shri Tiruchi Shiva. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, I bestow upon you my profound wishes profusely on behalf of the DMK party on your assuming the chairman of the second chamber in the parliament. Sir, when our party leader and Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, has met you to congratulate you on your having been elected as the Vice President, you have expressed your wishes how to run the House, and he has assured you that DMK will extend its fullest cooperation in running a smooth House. And I stand by his words, sir, and I assure you again on behalf of the members of my party here that we will ensure that we will cooperate in all the ways for a smooth running of the Parliament. Sir, you are the 14th Vice President of the largest democracy in the world. Nowhere in any other democracy does this system exist.
By virtue of being the Vice President, you are a part of the executive. And as per the Constitution, you are the ex officio chairman of the Rajya Sabha, and by that, you are a part of the Parliament. So you wear two caps. You have dual capacity. You are a Vice President and part of executive, and you are part of the Parliament. Sir, everyone knows very well that you are an expert in the Constitution. You are thorough with the Constitution. For your legal track record is a very good example of that. And now we know, sir, during the intercession period, after you have won the elections, every day you were here in the Parliament, attending the office, and now we are sure that you are thorough with the rules of the procedures and rules of conduct in the Rajya Sabha. Sir, we expect a lot from you. We expect you to be impartial. The opposition parties should have the equal share as that of the treasury benches, and the numbers of the members in the House should not decide the quality of the debate. Sir, I have met you twice at your residence and yesterday in the BSc. And both the three occasions have made me to realize, which was very consoling, that you have very great concern for the smaller parties in the Parliament. The nominated members, the independent members, and members who represent the smaller numbers in the party. Their party may be bigger outside, but their numbers will be lesser here. So you said that time should be distributed to all of them, and that was a great consolation to all of us, because we were suffering all these days only because of that. Sir, we hope that the coming days would be very bright. Sir, India is the largest democracy, and the Parliament is the debating forum. And you asked me when I met you first, what is the way to avoid members to come into the well of the House? So you have inferred rightly what is happening here than what should not. So I told you very simply, if we are heard, we won't be compelled to come to the well of the House. Beautiful. Members of the Parliament come here to voice the people, their issues, their concerns. And we are not, when we are not heard or when we are not led to speak, we have to resort to democratic process of coming to the well. That has happened for years together. So, sir, I think whenever we have an issue and we rise to say something, if we are heard for a minute or two, automatically we will cool down since we have let out our feelings. Sir, we have very much hope upon you, sir. And I should say that Maya Angelou, when Mr. Clinton took his office, what she said, the great African-American poet said, sir, with the grace of you, look upon the country, look upon our faces, and simply with hope say, good morning. Every new year dawns with a hope that the next year will be very prosperous. So every day dawns that the day will be very bright. And I wish you good morning every day, sir. And you also, please, wish us good morning. Not only that, ensure us that the Parliament will be very productive in the coming days. And we are very hopeful. And once again, sir, I assure you that DMK will extend its fullest cooperation. Thank you very much. Honorable former Prime Minister Shri S.D. Devgowda. So you want to sit and speak? Sit down and talk. Respected Chairman, sir, I am the only one single member in this House. What the bitter experience from last 20 years. It is very difficult to get an opportunity to speak. The decision made by both the houses, a single member cannot take more than 2 to 3 minutes. That is a bitter experience I had either in this house or in the other house. Sir,
being a farmer, coming from the rural area, I used to take a lot of time on the subject of farming community, on the subject of rural development. But unfortunately, the time fixed only 2 to 3 minutes. This is the bitter experience I have got. May I humbly request you, sir, whenever these issues are going to come, the experience I have got, only 2 to 3 minutes, that should be reconsidered when a subject belongs to the rural India or the farming community. Any development thing, I don't want to take unnecessary time of the house. This is only request I would like to make to the Honorable Chairman and the Vice President of India. With these words, I once again thank you very much, sir. If you allow me to speak few minutes more on the issue of farming community and also rural development. This is the humble request, Mr. Vice President and the Chairman of this House. Shri Raghav Chadha. सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस नई पारी के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका सफ़र, जीवन का सफ़र एक बहुत बेहतरीन सफ़र रहा। एक साधारण से किसान परिवार में जन्म लेने के बाद आपने कई संघर्षों का सामना किया और एक विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मंत्री के तौर पे, राज्यपाल के तौर पे और अब देश के उपराष्ट्रपति के तौर पे, राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे आपको अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। हम जैसे लाखों युवाओं के लिए आपका जीवन, आपका करियर एक प्रेरणा स्रोत है सर। इसी के साथ साथ मैं एक कृषि प्रधान सूबे का प्रतिनिधित्व इस सदन में कर रहा हूं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनके इस सदन में आया हूं और ये मेरा मानना है कि क्योंकि आप एक किसान परिवार से आते हैं, आपका परिवार सदैव से खेती और किसानी से जुड़ा रहा है, तो इस देश के किसानों के मुद्दे इस सदन में गूंजेंगे और उनके अधिकारों की बात होगी। इसी के साथ साथ सर, बीते कुछ हफ्तों में जब से आप उपराष्ट्रपति बने, आपने इस सदन के लगभग सारे सदस्यों से एक व्यक्तिगत रिश्ता सा बनाया है। मुझे भी सौभाग्य मिला 2-3 बार आपसे मिलने का और जो प्यार, जो स्नेह, जो वार्मथ हमें आपसे मिली, मैं आज उसके आधार पे कह सकता हूं कि इस सदन के बहुत सारे सदस्य केवल पार्लियामेंट्री इश्यूज ही नहीं, बहुत सारे पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी आपसे डिस्कस करने में हिचकिचाएंगे नहीं। सर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, यू आर द एल्डेस्ट इन द हाउस। मैं सदन का सबसे कम उम्र का युवा सदस्य हूं, आई एम द यंगेस्ट इन द हाउस। तो जो परिवार का सबसे बड़ा होता है वो परिवार के सबसे छोटे सदस्य का खास ख्याल रखता है सर। उसे ज़्यादा प्यार देता है, उसे बोलने का ज़्यादा मौका देता है, उसे ज़्यादा इंटरवेंशंस देता है, उसके 0 आवर ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, उसके स्टार क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं और उसे थोड़ी शैतानी करने की भी छूट होती है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका विशेष प्यार और विशेष स्नेह हमारी छोटी पार्टी और सदन के छोटे सबसे युवा सदस्य होने के नाते मेरे प्रति रहेगा सर। आपको इस नई पारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। Those whom I love and respect, they suffer the most. Dr. Sasmit Patra. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस घड़ी में जब हम आपको स्वागत कर रहे हैं, मैं मेरे पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से
हमारे माननीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ये आश्वासन के साथ करते हैं मान्यवर कि जो लक्ष्मण रेखाएं हैं हमारी संसदीय विधि व्यवस्था की, वह लक्ष्मण रेखाओं को माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने कभी लांघने का कोई स्कोप नहीं दिया और हमेशा से एक चीज हम सबको भी कहा है कि भी जब भी संसद में जाओ मर्यादाओं की रक्षा करो और संसद उचित तरह से चल सके इसका पूरा कोशिश करो। तो ये अवसर मैं लेना चाहता हूं मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में, आपके मार्गदर्शन में बीजू जनता दल इस सदन में जो गरिमा है उस गरिमा को रखते हुए हमारे माननीय नेता श्री नवीन पटनायक जी के मार्गदर्शन में जो हमने सीखा है उसके साथ हम इस सदन को स्मूथली और सुचारू रूप से चलाने में आपका पूरा सहयोग देंगे। मान्यवर, मैं ये अवसर लेना चाहता हूं ये कहने के लिए that you are a distinguished man of law who is presiding on the highest house of lawmaking. And as the distinguished man of law presiding over the house of lawmaking, आपकी जो rich experience है, जो vibrancy है, वो हम सबको एक अवसर देगा और सीखने के लिए। मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने आपकी इंटेलेक्ट के बारे में कहा, मैं आपके विशाल हृदय के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। मान्यवर, कुछ ही दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ सदन में आया था और सदन बंद था तो उनको घुमाने लेके आया था और जब मैं घुमाने लेके आया यहां पर तो मुझे सुनने में आया कि आप चेंबर में हैं, आए हुए हैं। स्वाभाविक तौर से आप अध्यक्ष हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, तो अपॉइंटमेंट लिया जाता है, प्रोटोकॉल लिया जाता है और उसके बाद आपसे मिला जाता है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा आपसे मैं मिला एक दो बार, मुझे लगा कि नहीं, मैं माननीय अध्यक्ष जी को एक स्लिप भेजता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ आया हूं, क्या मुझे 30 सेकंड आपके मिल सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इतना विशाल हृदय है कि आपने सिर्फ दरवाजे नहीं खोले, आपका दिल का हृदय खोला, पूरे परिवार को अंदर बुलाया, चाय पिलाई, गपशप करी और मेरे बच्चों को भी आपने इंस्पायर किया। यह बताता है कि किस तरह से आपका हृदय, आपकी सोच सिर्फ सांसदों के लिए नहीं, उनके परिवारों के लिए है और आपके जो विश्वास है कि किस तरह से आने वाले दिनों में इस सदन को और आगे लिया जा सकता है, ये इसका एक प्रतिबिंब है। मान्यवर, आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कल एक बहुत खूबसूरत बात कही, मैं शांत होकर सुन रहा था। आपने कहा दैट व्हेनेवर देयर इज एनी मैटर, I'll first look to the opposition, then I'll look to the government, and then again I'll look to the opposition. That shows the strength, that shows your commitment, that shows your vision of running the house, sir. I thank you for that. मान्यवर, आखिरी बात कहूंगा, ये सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम उड़ीसा से आते हैं और कई ऐसे विषय होते हैं जो कि सदन में स्टेट्स के बारे में चर्चा होती है। मान्यवर, जब प्राइवेट मेंबर्स की तरह हम लोग आते हैं, हमारे जीरो आवर आते हैं, हमारे स्पेशल मेंशंस आते हैं, कई बार एडजर्न हो जाता है, धुल जाता है मान्यवर। तो एक अपेक्षा यह है कि हम जो रीजनल पार्टीज हैं, हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं होता बिल्स पे चर्चा करने के लिए, तो ये जो जीरो आवर्स रहते हैं, स्पेशल मेंशंस रहते हैं, अगर इसमें कोई प्रावधान आप करें जिससे कि रीजनल पार्टीज जो स्टेट से चल के आती हैं इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अपनी आवाज को और रख सके, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो सोच है उस सोच को और गरिमा देगा। आखिर में मैं सिर्फ यही करूंगा, उड़िया में दो शब्द कहूंगा कि आपन को अनेक अनेक स्वागत, अनेक अनेक अभिनंदन, आमर समस्त शुभेच्छा आपण सहित रही, आपण सहित रहिबो, आपके साथ हमारी शुभेच्छाएं हैं, आपके साथ हमारा अभिनंदन है और हम आशा करते हैं आपके मार्गदर्शन में हम और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री रामदास अठावले। आदरणीय महोदय, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, इसलिए आपको बधाई देने के लिए यहां खड़ा हूं। आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपने संघर्ष का पहाड़ चढ़ा है।
मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला। मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं हूं मेरे पार्टी का अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं तो हूं आपका सच्चा चेला। मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मुझे मत छोड़ो अकेला। जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है गढ़, जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है गढ़, उनका नाम है धनखड़। हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़। हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़। इसमें जरूर सफल होंगे आदरणीय धनखड़। हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, उनके ऊपर होनी चाहिए कड़ी एक्शन। हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन। हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन। हंगामा करने की हमें नहीं चाहिए फैशन। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत बड़ा संघर्ष करते करते यहाँ पहुंचे हैं। गांव से आकर किसान के बेटे के माध्यम से आप इतने बड़े उच्च पद पर आए हैं। इसमें आपका अनुभव, आपका बहुत बड़ा संघर्ष है। बहुत बड़ा काम आपने किया है। आपने पश्चिम बंगाल में गवर्नर का जो काम किया है, बहुत बड़ा वहाँ चैलेंज था। वहाँ काम करना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बंगाल में बहुत अच्छा काम किया है और बंगाल में अच्छा काम आपने किया है। इसीलिए आपको यहाँ लाने की कोशिश जरूर हुई है। मतलब आप एक संघर्षशील नेता है। मतलब वहाँ अगर आपका काम ठीक नहीं होता था तो शायद ये पद आपको मिलना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक बात है, बंगाल भी अपना ही है, सभी बंगाल के नेता भी अपने हैं। देश का एक वो राज्य है और कोई भी राज्य हो, यहाँ किसी पार्टी की सत्ता आती है जाती है, कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई नहीं होता है। कभी हम भी मतलब 3 बार सांसद रहे लोकसभा में और मैं शिरडी में मैं हार गया, लेकिन मैं घर में बैठा नहीं, मैं घूमता रहा। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। कांग्रेस पार्टी के मेरे सभी दोस्त हैं, समाजवादी पार्टी के मेरे दोस्त हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे दोस्त हैं और अभी बीजेपी के मेरे दोस्त हैं। मैं सब बीजेपी के साथ मैं आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे शिरडी में हारा गया। मुझे मंत्री ने बनाया, फिर मैं उधर क्या करूँ। तो इसीलिए मुझे मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा और मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास दिख रहा है सारा प्रकाश। मतलब ये जो प्रकाश दिख रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने निर्णय ले लिया कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सत्ता में आना चाहिए बताया है। मेरी अकेली पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है, किसी के साथ मिलकर ही सत्ता में आ सकता हूँ। और मेरे पार्टी का मुझे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, तो भी आप मंत्री कैसे हैं। तो मैंने बोला आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाकर पूछो, मतलब मैं कैसा मंत्री हूँ। मतलब मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे पार्टी के लोग पूरे देश भर में है। नॉर्थ ईस्ट में मेरी पार्टी सभी पार्टी है और मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं आपको, हाँ, आप मुझे हर बार बोलते थे कि हमको कविता सुनाओ। अगर आप मुझे ज़्यादा बोलने के लिए देंगे तो मैं कविता सुनाऊंगा, नहीं तो एक भी कविता नहीं सुनाऊंगा। तो ठीक बात है, तो इसीलिए मतलब कविता सुनाता भी रहूँगा। और आप एक अनुभव है, तो इसीलिए अपोजिशन को भी आप मौका दीजिए, हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, लेकिन एक आधा दिन हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, दूसरे दिन एक्शन होना चाहिए और हाउस का काम भी मतलब चलना चाहिए। इसीलिए आप एक सर्वोच्च हाउस के आप चेयरमैन बन गए हैं। इसीलिए मैं, मेरी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपको साथ देता रहूँगा और आप मुझे बोलने का मौका देते रहो।
जय जय भीम, जय भारत। Dr. K. Keshav Rao. Thank you very much, sir. First of all, without risking the reputation, I would share the sentiments expressed by all my colleagues regarding your personality and the challenges that this House is going to perhaps throw at you. The little experience that I had yesterday with you, interface, at the BSc, assures me that things are going to be very peaceful and very normal. This I say, repeating, of course, what my honorable colleague said. You would look to the opposition first, to the ruling party, no doubt, because they have to respond, then go back to the opposition. This fulfills the very spirit of parliamentary democracy. We had the other day, yesterday morning, we had an all-party meeting. The total brunt of the discussion was this parliament should represent the voice of the opposition. This came from the TMC. I would rather say it is not opposition, but voice of the people, the sufferers, the people who are suffering. So everybody must get some chance to speak. And the answer to that was time management. Sir, I would not take much time, but except tell you, this is nothing but time management. Rules are rules, but some have to be kept by the spirit and some by their word. And I tell you, you might be an expert in constitution, which you are. We would not like to tell it. But always the rules of the constitution is not going to pay at all in deliberations like this. We need to understand the mood of the people, the spirit of their saying, and also the needs, because we are not at crossroads, we are at crossroads. Total things are crossed. So things require entirely different light. Sir, as far as the last sentence, I would say, there seems to be a big discussion yesterday morning and also yesterday evening with you on the small parties. Sir, we are small parties, no doubt, but in relative term, small is a very relative term. But what I am concerned is about the union territories, northeastern states, where the membership is only one. This is not small party, it is all the party. So they need, it is a council of states. If the state is not represented in the council of states, there cannot be greater perplexing paradox than that. So we need to see in the small parties, we forget about them. We need to look to them from an entirely different angle because they need to be represented in this House. With these words, I tell you, sir, your wisdom and yesterday's your professorial talk to us on the constitutional ethos reassure us. And I tell you, while sharing all the sentiments, I say it was understated because you deserve more than that. Thank you very much. Shri Premchand Gupta. आदरणीय सभापति महोदय, संसदीय लोकतंत्र के इस गरिमामयी पद पर आप आसीन हुए, इसके लिए मैं आपको मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमान जी, राष्ट्र के उपराष्ट्रपति और इस सभा के अध्यक्ष के रूप में हमें पूरी उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में बहुत ही सुचारू रूप से ये सदन चलेगा, ऐसी पूरी आशा है। श्रीमान जी, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से हैं, आपने बड़े संघर्ष किए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको पिछले 35 साल से जानता हूं। श्रीमान जी, मैंने आपका वो सफ़र देखा है कि आप किस प्रकार से आपने सभी बाधाओं को पार करते हुए और अपने लक्ष्य को हासिल किया। आप एक ट्रू कर्मयोगी हैं। आप
श्रीमान जी, आप बहुत बड़े एक कानून के ज्ञाता हैं। आप यंगेस्ट स्टेज में आप देश के सबसे उच्चतम न्यायालय के आप सीनियर काउंसिल अपॉइंट हुए थे। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात थी। और श्रीमान जी, शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम कि आप आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल और नेशनल आर्बिट्रेशन में आपकी बड़ी भारी एक्सपर्टाइज है। श्रीमान जी, ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में इस गरिमामयी सदन का बहुत ही सुचारू रूप से संचालन होगा और हम सब लोगों को बात करने का, बोलने का मौका मिलेगा। इसके साथ एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। श्री इलामारम करीम। बटन वो दबाया, लाइट ये जल रही। Honorable Chairman, on behalf of Communist Party of India Marxists, I welcome the chairman post. Sir, as a well-experienced parliamentarian, I hope you can uphold the glorious past of our parliament. Our nation is defined as a union of states by the Constitution. Each member represents each state. The principles of Constitution, such as federalism, secularism, democracy, and social justice, are to be protected. If these principles are undermined, it may affect the unity of our nation. I hope, under your leadership, upper house of our parliament will discharge its duties, strictly honoring the Constitution principles and rules of business. I am very proud to welcome you, sir, because you are coming from a farming community who are the Annadadas of this country. Legislation is the prime duty of Parliament, so continuous disruption should be avoided. When I met you personally, you requested the functioning of the House should not be disrupted. I agree with you. But for that, the legislation process should be undertaken through a democratic process, strictly through democratic process. People's burning issues are to be reflected in the House. For that, ample opportunity should be obtained for the members. Debates on different issues will be done here in a healthy manner. Important bills should be referred to standing committees or select committees for scrutiny, which are nowadays not happening in this House. Nowadays, it is very unfortunate that Parliament scrutiny is neglected. Sir, I hope you can uphold the concept of the Constitution and principles of democracy, and the number is only the issue here, sir. Whether large number or small number, every group and party and individuals are to be respected and should be given opportunity to raise their reasonable issues in this House. I also request the Honorable Chairman of the House and the ruling bench, please cooperate with the Chairman and don't try to deface our Honorable Chairman. Thanking you, sir. श्री रामनाथ ठाकुर। मैं अपने दल जनता दल यू हमारे नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं
दो बातों की तरफ आपसे निवेदन के तौर पर रखना चाहता हूं। छोटे छोटे दलों को आप जिस तरह आप गरीब परिवार से आए हैं, किसान के रूप में, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में, जब आपके यहाँ गरीब मुवक्किल आते रहे होंगे तो उनके प्रति जो आपकी हमदर्दी रहती होगी, उस हमदर्दी को रखते हुए आप छोटे छोटे दल के लोगों को अधिक समय देकर आप गौरवान्वित करने का अनुभव प्राप्त करेंगे, यह आपसे मेरा निवेदन है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कुछ मेरे पास था तुझ तक ले आया हूं। देख देख दामन छोड़ के न जाना तू, याद रहे हम सबकी, यही कहने आया हूं। धन्यवाद। डॉक्टर Thambidurai. Honorable Chairman, Vanakkam sir. On behalf of ADMK party and my General Secretary Edappadi Palaniswamy, I congratulate you to occupy this highest position, sir. Sir, you know very well, as Prime Minister said, so many eminent persons served in the House, still serving eminent persons in the upper house. You are seeing the photograph opposite Dr. Radhakrishnan. He's a great philosopher and occupied that position which you are occupying now. Therefore, you are an eminent person and also is served as a minister in the 9th Lok Sabha. My association with you at that time where I also served the 9th Lok Sabha, as a minister you performed very well. Not only in the Lok Sabha, at the same time as a minister you visited the Rajya Sabha also. There it's not a new thing you. Sir, and also as I said, sir, eminent persons means, always I remember our Tamil Nadu great leader, Parent Anna, who occupied this in the house and gave many lectures here, many speeches also. Same way, my leader, Madam Amma Jayalalitha also served in the same Rajya Sabha. Therefore, we are also on the opportunity to serve here under your leadership and your guidance, sir. As our honourable member said, this house is a part of the parliament, I accept that. At the same time, it represents the Council of States. Most of the members representing from various states, they have come over here, not only pass many legislation, and also they protect the states' rights, federalism. The federalism is the most concept. This is the House represents that, sir. And also, sir, as others said about you, you are coming from an agriculture family and also became an eminent lawyer and also served as minister also. Therefore, you know very well about the sentiment of the House. As other members said, sometimes may be small number here, sometimes may large number also. In the politics, it may change. Therefore, small numbers cannot be treated as small members because people are always with the small members also in the high level. That is the position in democracy. Therefore, as others requested, we have to give more time to others. And also one representation I want to make is humbly to make to you, sir. When you were calling for law, I also served as a presiding officer nearly 15 years in the Lok Sabha. As Deputy Speaker Lok Sabha panel of chairman, I served there 15 years. When I am presiding over, at that time we are taking the numbers of when allocating the time for the various political parties. At that time we have to call the small party different numbers we have to take, sir. Here what is happening? Single member is called at the same time, 4 members we are also part at the same time. It is calling. It's not correct, sir. That I request you, the numbers has to take it. The Lok Sabha we have to take first numbers only. That according to that we are calling. But here the system is different. I request you please to consider it. And also, sir, I am having very
affectionate with you, and I hope that on behalf of my ADM party, I will be supporting you. And once again, I congratulate you on behalf of my ADMK party and of my General Secretary, Party Palanisam. Thank you very much, sir. Shri Praful Patel. मेरे सभी साथियों के जज्बातों के साथ अपने जज्बात भी जोड़ते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस उच्च पद को ग्रहण करने के लिए। मेरा सौभाग्य रहा है कि आपके साथ 1989 से आपका और मेरा बहुत नज़दीक का संबंध रहा है और इसलिए आपके व्यक्तित्व को, जैसे कई लोगों ने अपने अनुभव में कहा, मैं भी उस बात को समझता हूं और जोड़ता हूं। ये सदन के बारे में और बाकी अपने अपने अनुभवों के बारे में कई हमारे साथियों ने यहाँ पर चर्चा की है, इसलिए उसी बात को या आपके व्यक्तित्व के बारे में दोहराते न हुए ये मैं कहूँगा कि लोकशाही में ये तो अलग बात है कि किसी के संख्या ज़्यादा होती, किसी की कम होती है। कई लोगों ने बोला है इस बारे में। देवेगौड़ा जी जैसे वरिष्ठ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बात कही। कभी हम भी पहली पंक्ति में बैठते थे, आज तीसरी पंक्ति में बैठते हैं, तो ये तो खैर समय समय की बात है, लेकिन अनुभव का कोई और पर्याय नहीं होता है। अनुभव का कुछ न कुछ फायदा अनुभव का इसका लाभ इस सदन ने लेना चाहिए और आप इस बात को भली भांति समझते हैं। इसके बारे में आपसे मेरी व्यक्तिगत चर्चा में भी इस बात को आपने हमेशा मान्यता दी है। केवल इतना ही कहूँगा कि आज तो आपको बड़ा वेल डिसिप्लिन क्लास यहाँ नज़र आ रहा है। म्हणजे आज तो शिस्तबद्ध आपको सब लोग दिख रहे हैं। पहला दिन है, इसलिए आपके सम्मान में कोई व्यवधान नहीं आने वाला है, लेकिन निश्चित लोकतंत्र में ये सब बातों का आपको भी धीरे धीरे, जो आपने टीवी में देखा या आपके पुराने अनुभव में आपने जो देखा होगा, उसका कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ट्रेलर दोबारा दिखेगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा ये लोकतंत्र की ये एक बहुत बड़ी बात है। आप इसको एक कभी कभी प्रेशर कुकर में जैसे स्टीम छोड़ा जाता है, वैसा आप अगर उसको मॉड्यूलेट करेंगे तो निश्चित इस सदन को दोनों बाजू से आप चलाने में बहुत सफल रहेंगे। इतना मैं आपको जरूर विश्वास देना चाहता हूं। अंत में इतना ही कहूंगा कि हमारी पार्टी, हमारे नेता शरद पवार जी, एनसीपी की ओर से, हमारे सदस्यों की ओर से, कि हमने आज तक कभी ये लक्ष्मण रेखा, जो पार्लियामेंट्री जो गरिमा है और जो हमारे जो रूल्स है, इसको ध्यान में रखते हुए कभी वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया है। हमारे ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। और आपको मेरे ओर से, मेरी पार्टी की ओर से, मेरे नेता की ओर से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपका सफल कार्यकाल रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए आपसे रजा लेता हूं। Honorable members, the list is long. I am overwhelmed. I would only suggest we economize time. Professor Ram Gopal Yadav. श्रीमान, मैं अपनी समाजवादी पार्टी और अपनी तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आपसे जब मैं पहली बार मिला तो आप जितना खुलेपन से मिले, क्योंकि इससे पहले जब मिलते रहे तो एक प्रोटोकॉल की जो दीवार बनी रहती थी, उतना ही मिलना, यहाँ बैठना, इतनी दूर बैठना, वो कुछ नहीं था। ये एक स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छी बात थी और हमारे सारे मेंबर्स ने ये महसूस किया और उसकी तारीफ भी की। जहाँ तक के इस सदन की बात है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ बात होती है
तो सब लोग सैद्धांतिक रूप से कहते हैं कि मैं सहयोग करूंगा, मैं सहयोग करूंगा, मैं सहयोग करूंगा, और कल आप देखेंगे बहुत सारे लोग सहयोग नहीं करेंगे। कारण ये होता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो जन आकांक्षाओं के खिलाफ होते हैं, या तो गवर्नमेंट के आदेश या फैसले या कोई बिल जो आ रहे हैं उनमें ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो आम लोगों के हितों को एडवर्सली प्रभावित करने जा रहे होते हैं। तब जनता, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि हमारी बात को यहाँ बैठे वो लोग कहें, और अगर इजाजत नहीं दी जाएगी तो ये साइलेंट नहीं बैठ सकते, और साइलेंट बैठेंगे तो कल हमसे कहेंगे हमारे हितों के खिलाफ जब कानून बन रहे थे तो आप क्या कर रहे थे हाउस में। ये मजबूरी विपक्ष के लोगों की समझने की आवश्यकता है सबको। इसलिए मैं आपको बधाई तो देता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन ये आपसे वादा नहीं करता हूं कि सदन में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। अगर जनहित के खिलाफ कोई बात होगी तो निश्चित रूप से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। सर, इस पे मेरा हाँ, थैंक यू। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से और पार्टी के अध्यक्ष श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की तरफ से आपको बधाई देना चाहूँगी और आपको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी कि आने वाले समय में आपका एक फ्रूटफुल टेन्योर रहे, सक्सेसफुल टेन्योर रहे। सर, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। हम सब अपने अपने राज्यों से चुनकर आते हैं। राज्यों की जो तकलीफ़ें हैं, जो दिक्कतें हैं, हम उसको एक नेशनल लेवल पे लाकर उसके पे व्यापक चर्चा चाहते हैं। और राज्यसभा एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी राज्यों की दिक्कतें बता सकें। दुर्भाग्य ये है कि आजकल सुनवाई कम होती है और आरोप ज़्यादा लगते हैं। तो आपसे, आपकी तरफ देखकर मेरी बस यही उम्मीद रहेगी कि आप इस पर संज्ञान लेंगे, विपक्ष को भी बोलने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ बहुत माननीय सांसदों ने कहा कि हम लक्ष्मण रेखा नहीं पार करना चाहते हैं और लक्ष्मण रेखा पार भी नहीं करते हैं। कोई भी यहाँ पर विपक्ष में, मैं मानती हूँ, लक्ष्मण रेखा नहीं पार करना चाहता है, पर सर जब अहंकार धर्म के ऊपर हो जाता है तो लक्ष्मण रेखा पार करना विपक्ष की जिम्मेदारी हो जाता है। तो वो काम हमने निभाया है, निभाते रहेंगे और उम्मीद है कि आपके एक्सपीरियंस को आप ध्यान में रखकर हम सभी को हमारी पार्टी की बात रखना, हमारे राज्य की बात रखने का महत्व देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। श्री विनोय विश्वम। Thank you, sir. Sir, I welcome you. I bow my head before you, and I wish you all possible cooperation. Sir, I may request you, kindly cooperate with us, to cooperate with you. When I say this, I mean not only you, the government also has to cooperate with us. Sir, we are here to raise the voice of the people, and we will be doing that task of ours. Sir, I represent a small party, but I believe the small party is a great party which always has stood for the cause of the people, cause of the country, the cause of the Constitution, always held the values of the democratic norms, secularism, federalism, and this country's socialist goals. With this, we came here, and we have a right here, a duty here, to raise those tasks in our capacity as much as possible. So this is the parliament. And in this parliament, we are sure that we have a role as opposition. Only that role we will play here. We heard the Honorable Prime Minister in the morning. He talked about Amrit Kal, the G20 chairmanship. We all wish that in this Amrit Kal, during this period of chairmanship, India can come to the better position in the global hunger index. We stand for that. He talked about Adivasis, Dalits, and women
and we wish that all those promises made by the government for these sections, deprived sections, be fulfilled. We argue for that. And for such activities, we expect that they will cooperate with us. Sir, you are a Kisan-oriented man. He also talked about the Kisan. We have a request. Kindly legalize the MSP for the Kisan. So the promise, sir, one more. Sir, short duration discussion, calling attention, Rule 267, all these are in the rule book. We ask only those items in the rule book. But many a time, when it is denied, we have no other option but to raise the voice. Kindly help us not to raise the voice. Sir, one more thing, sir. I cannot resist myself because I felt it very seriously. When we met yesterday for the first time, I thought that you will be a man of great protocol and great high-handedness. I came with that expectation. But you shattered all my expectations. You beheld me as a man known to me for so many years. I never expected a vice president, a chairman, to come to the car to see of a member. You did that. The first time yesterday, I talked to my wife. I never report my parliamentary experience to my wife on a day-to-day basis. When I see her, I tell her. But yesterday, I thought that I should talk to her. I told her I met the chairman. And I told, he asked about you. He asked about our daughters. He knows everybody. Then she asked me how. I don't know how, but that is you. And my party have great trust on you, sir. And with this words I conclude. Shri Ramji. श्रीमान जी, मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्रीमान जी, आपका जीवन वाकई संघर्षपूर्ण रहा कि आपने संघर्ष के दौरान तमाम विभिन्न पदों पर रह करके आपने देश की सेवा की है और आज एक छोटे से गांव से निकल करके आप इस देश के उपराष्ट्रपति बने और राज्यसभा के आप अध्यक्ष भी। वाकई ये आपका जो जीवन है, संघर्षपूर्ण जीवन, हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणादायक भी है और हमें पूरी आशा और विश्वास है कि आपका जो हम सब जो विपक्ष के भी लोग हैं और सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, आपके लिए हम दोनों लोग बराबर ही हैं और तमाम ऐसे जनहित के मुद्दे आते हैं। हम लोग 0 आवर में हम लोग आपको एप्लीकेशन देते हैं बोलने के लिए, लेकिन तमाम उन मुद्दों पे हमें समय नहीं मिलता, हमारा नाम कट जाता है या समय नहीं मिलता, 10 लोगों का नाम सेलेक्ट होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि 0 आवर में सभी सांसदों की जेन्युइन बातों को टाइम दें ताकि जनहित के मुद्दे हैं उनको यहाँ पे आवाज उठाई जा सके। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपका लगाव हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांसीराम साहब के साथ बहुत रहा है और हमें पूरा विश्वास भी है आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। जी धन्यवाद। श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार। Sir, Chairman, sir. Thank you for giving us opportunities. Sir, on behalf of Teluguone Party and on behalf of our leader, Chandrababu Naidu, I congratulate you to see in the post and the chair. Sir, you hail from a remote village in Rajasthan and reached the heights of the second constitutional post of this as Vice President of this one. Sir, apart from that, you are a constitutional expert and also constitutional safeguard. You have filed a position to protect the safeguard the provisions of the Constitution. And, sir, you belong to legal fraternity. I am very happy to know that you have practiced from Magistrate Court to District Court, High Court and Supreme Court. Sir, you know the importance of the time and giving the opportunity to the members and unlike advocates.
If the advocate did not get an opportunity, did not allow by the judge to present his case, he may lose his case. So likewise, if the opportunity is being given to a member, then he will justify his, his duties as a member of the Rajya Sabha, and examining in the same point, similar point, I hope that you will give opportunity to the smaller parties, since I am the lone member from our party, and I expect that you will give sufficient time to participate in the debates and all citizens. Thank you, sir. Once again, congratulations. Shri Abdul Wahab. आदरणीय सभापति जी, मेरे तरफ से और माय पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मेरा पार्टी प्रेसिडेंट सादिक अली शिहाब तंगल से आपको कामयाब देते हैं। हम हिंदी में पहले दफा, अच्छा है ना, सुस्वागत। ग्रेट फ्यूचर फॉर यू। ओके, हिंदी में पहले बार बात करता है इधर। मेरा डीएमके फ्रेंड्स may not like this, but okay, Shivaji Salwai. Okay, I am last how many 12 years, I am known as a 1-minute speaker for 2 minutes maximum, even though I am allotted 3 minutes, 5 minutes. My only request to you, this one, instead of putting us the tail enders, you put just like what you call a sandwich. One party, then small party, then one party, then small party, so that it will be justified and we can tell something, some points. Otherwise, everything is told by everybody. So, मेरा रिक्वेस्ट है ये ऐसा करने के सब काम है आपको। नमस्कार। श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। I, and on behalf of my party, AGP, Assam Gana Parishad, congratulate you for your election as the Vice President of India and Chairman of Upper House of our Parliament, sir. Sir, it is known to everybody, you have a vast experience in your social and political life, sir. Started a career as a good lawyer. You served the nation as a law minister. You served the nation as a parliamentary affairs minister. Even you served the West Bengal as a governor of West Bengal, sir. Sir, it is a golden opportunity for us to welcoming you as a chairman of upper house of our parliament, sir. Sir, I am coming from the northeastern region of our country, sir. Sir, population structure of northeastern region, you cannot compare with the other parts of the country, sir. Our population is less, sir, which compare with the other state of our country, sir. So, I'd like to give one example. This is your first day, sir. Being a shortest population, Mizoram has only one member in Rajya Sabha, sir. Arunachal have one member in Rajya Sabha, sir. Nagaland, only 2 members in Rajya Sabha, sir. Problem is that although they elected from their, it is a council of state, sir, they elected. Sir, the point is registered. Yes, the point is registered. They registered. They represent Mizoram, sir. It means 100% they have elected, but they treat it as a small party. They are not getting time to speak. My submission is that kindly allow all the small parties also keep some time. At least they can address problems faced by respective states, sir. With this, sir, I again welcome you and I wish all the success you as the chairman of the Rajya Sabha. Yes.
Honorable Mr. Chairman, Chair, I am so thankful to you for giving me this opportunity at the fag end of the discussion. Normally, we are the victims, small parties. Of course, we can express our views on this parliament, but whenever discussion takes place, the bigger parties are given more time, more than they deserve. The small parties, we should be given ample opportunity to protect the cornerstones of this constitution: secularism, federalism, social justice. Today we are standing at the crossroads of the history. Secularism has become a question mark. Social justice has become a question mark. So what we are going to do with these questions? And because brutal majority should not bulldoze the basic concepts of this constitution, particularly social justice and secularism. If it happens, then the future of the country, the integration of the country will become a question mark. This is my perception, and I am so thankful to you. Once again, you are a legal luminary, and you have been handling so many portfolios, and as a minister, as a parliamentarian, as a jurist. Therefore, we also expect justice from the chair. I once again extend my heartiest thanks and felicitations and congratulations to you for having become the chairman of this house. Thank you very much, sir. Sri G.K. Vasan. Diversity is the strength of our country, sir. This house represents that exactly, sir. The members of this house, sir, represents various states, villages, towns, district headquarters and cities, sir. People of those areas expect members to echo their voice. That is the expectation of the members, sir. You are a man of wisdom, sir. We are confident, sir, that you will definitely guide us getting the support of our people. Thank you, sir. Dr. Van Viroy Karluki. Sri K. Wallace Wana. Sri Jose K. Mani. Sri Jayant Chaudhary. सभापति जी, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि आपके सानिध्य और नेतृत्व में मुझे इस सदन के एक सदस्य के तौर पर काम करने का मौका मिलेगा। सभी सदस्यों ने माना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके जीवन परिचय के बारे में बहुत बात बताई। खुशी इस बात को लेकर भी है कि आप एक गांव के परिचय से आते हैं और इसलिए जो किसान की पीड़ाएं होती हैं, जो उनकी मेहनत होती है, जो धरती की पुकार होती है, उस भाषा को आप भली भांति जानते हैं। आप ये भी समझते हैं कि अक्सर सरकार के दावे और इस सदन में की गई बातों से धरातल पे जो तस्वीर है वो भिन्न होती है, अलग होती है, और इसलिए हम आपका संरक्षण चाहेंगे कि कोई गरीब से जुड़ी बात, आदिवासी से जुड़ी बात, किसान गांव की कोई बात अगर कोई भी मान्य सदस्य यहाँ करता है तो उस बात को आप और वक्त दें, उस सदस्य को और समय दिया जाए। आपने बहुत प्रेम भाव के साथ जब उपराष्ट्रपति का दायित्व संभाला, हम सबको बुलाया और मुझे तो आपने इतना बड़ा ग्लास केसर के बादाम का दूध का पिलाया था और उसकी मिठास अभी भी मेरे जुबान पर है। बस आपका संरक्षण और आशीर्वाद चाहेंगे कि समय समय पर कुछ मीठी, कुछ कड़वी बातें इस सदन में हम उठा पाए। धन्यवाद। श्री अयोध्या रेड्डी। YSR Congress Party and our President Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy, we congratulate you and welcome you as a chairman of this August House. Sir, you are a role model when we look at your personal life, you know, the discipline, the commitment, the hard work
with which you have grown, and also the professional life in which your wisdom and your experience, expertise was contributed, and then your social contributions that we have seen, and also the political contributions and the rich experiences that you have seen and served this nation makes you the real, the role model for this country. And you are, when we look at you, I wanted to tell you, sir, through you, I wanted to communicate to this House that as the largest democracy, we have a greater responsibility, to showcase to this world that India is not just the largest democracy alone, just in its constitution, but also in practice. They are going to showcase to the world. So a clear dimension and direction need to come under your leadership through this House, the way we are going to make ourselves present. Secondly, sir, during your leadership only, this country is going to be the third largest global economy. So we have to ensure that how a global leader has to present themselves and how the issues have to be raised in the House and how the House has to give the direction to the rest of the country need to be brought in. And also by 2047, when we achieve 100 years of our independence, the country is going to be second largest economy. So keeping those things in mind, the House also has to behave, and the House also has to make ourselves, accountable to the rest of our country. So with those points, we welcome you, sir, and we wish you all the very best. Thank you very much. Government has to be here. Shri Ghulam Ali. मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर होने के नाते मैं चेयरमैन साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि आपके साथ जो हमारी 2-3 मुलाकातें हुई ओथ के टाइम पे, या देश के वज़ीर आज़म ने जो सुबह कहा, आपके विज़न से, आपकी ज़िंदगी के इस तजर्बे से हमें एज ए न्यू मेंबर सीखने का मौका मिलेगा, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस विज़न का हमें भरपूर फ़ायदा होगा और आप सबको यू कैन फीलिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स। शुक्रिया, धन्यवाद। श्रीमती पीटी उषा। Sir, in a short span as the Vice President of India and the Chairman of this august House, you have won the confidence of people and people's representatives across the political parties. This is evident from the emotions poured in the speeches of leaders of both Treasury and opposition. My special thanks to Honorable PM of India for his concern for the marginalized. It is a grace for the nation that our Honorable President of India belongs to tribal community. It is a great honor for the tribal community, and a son of a farmer is now Vice President of India. This is a new India where Republican spirit is now transferred from symbolism to substantive form. Your role and personality, your intellect and philosophy of life will create a history, add values to the second chamber. Sir, we are upper house. We are extended to play vital role as statesmen. Your leadership will be helpful to strengthen the glory of the house. With these words, I congratulate you, sir. Thank you. Shri Pramod Tiwari. माननीय सभापति जी, मैं आपका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं, और इस बात का धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। अनवर, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं
बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां बैठी हैं, उनका पुराना इतिहास आपके सामने है। आज उनका नाम आदर से लिया जाता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान कुर्सी से होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो उस कुर्सी की गरिमा बढ़ जाती है। मैं यही कामना करूंगा कि जब आपको याद किया जाए तो राज्यसभा की गौरवशाली परंपराओं के लिए याद किया जाए। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने साहब आपकी सारी खूबियां बताई और लोगों ने भी बताई। एक खूबी में जो छूट गई है मैं उसे जोड़ना चाहता हूं। हम लोगों ने आपको सड़क पर विपक्षी नेता के तौर पर संघर्ष करते ज्यादा देखा है, सत्ता में कम देखा है। ये मैं अपना भविष्य ठीक करने के लिए बोल रहा हूं, हम सबका भविष्य ठीक। सर, तो मैं समझ सकता हूं कि आपको विपक्ष की चिंताएं, परेशानियां और कष्ट का अंदाजा किसी और से बेहतर होगा, क्योंकि एक साधारण परिवार से यहां तक का सफर आपने तय किया। और अभिषेक भाई भी कह रहे थे लीगल फील्ड में आपका बड़ा नाम था सर, लेकिन वहां एक फर्क था, यहां एक फर्क है। वहां तो आप प्रार्थना करते थे फैसला गरीब के हक में आए, पर सर अब तो यहां आपको फैसला करना है, और फैसला जो कभी बड़ों के खिलाफ होता है, और बड़ों से मेरा मतलब यहां तो सरकार से, तो सर ज्यादा दुआएं मिलेंगी, ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा, ज्यादा लोगों को इतिहास आपका याद रहेगा। इतिहास तो सब पढ़ लेते हैं सर। मैं सर सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूं, इतिहास में आप ना पढ़े जाएं सर, इतिहास आप बनाएं, इसके लिए पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। ये हम सब आपसे वादा करते हैं। मनी और एक बात कह के मैं जरूर बात अपनी खत्म करूंगा। सर, उत्तर प्रदेश से हूं, राजस्थान से चुन के आया हूं। अब ये कहने की जरूरत नहीं कि राजस्थान में आपने जन्म लिया है, वहाँ की विषमताएं हैं। मुकुल भाई भी राजस्थान से आए हैं, तो अगर आप हम लोगों का ख्याल रखेंगे तो आप राजस्थान का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भविष्य में ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें। सर मेरी तरफ देख लीजिए जरा, मुस्कुराते, ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें, ये हमारा प्रयास होगा। इनके चक्कर में मत पड़िएगा सर, इनके चक्कर में जो पड़ा हो गया। धन्यवाद। I extend my hearty congratulations in assuming the taking up the post of the chairmanship of the upper house. So we had a meeting yesterday with the all-party meeting of the leaders of the all-party. The great concern over there was the number of days are reducing, the working days are reducing in the parliament, and also the working hours are reducing. And there is an issue like every year, and before or after or in between the session, there could be an election as anywhere in the nation. Could be in one state or could be in another state. But the schedule of the parliament is shifted as per the election in the state. My only request is that irrespective of the election, the parliament is very important. You should not reduce the number of days and number of hours just because of the election in some state. This is actually unjust. You are doing unjust to the people of the nation. So it is injustice also. So I plead on behalf of all the parties over here, we should have number of days, maybe it should be increased, and increase the deliberations and the discussions so that the people will benefit. Thank you so much, sir. Sant Balbir Singh. Very briefly. बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਅਸੀਸਾਂ ਸਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਆਏ 8 ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ 8 ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू ਧੰਨਵਾਦ। श्रीमती रंजीत रंजन। जी सबसे पहले मैं आपको राज्यसभा के सभापति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं इससे पहले लोकसभा में थी, मुझे जो 3-4 स्पीकर्स याद है जो हमारे रहते। मैं सोमनाथ दादा को बहुत एडमायर करती हूँ, संगमा साहब को, यहाँ पे हमारे गार्जियन वेंकैया नायडू साहब थे। इन सब ने अपनी छाप छोड़ी थी। मैं आपसे एक बहुत बड़ी उम्मीद रखती हूँ सभापति जी कि दिनों दिन पक्ष हो विपक्ष हो हमारे सदन की डिग्निटी अच्छा कहे या बुरा कहे धीरे धीरे नीचे आ रही है। ना पक्ष है ना विपक्ष है। हम सबको लगता है कि हम सबको बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, एक दूसरे को सुनने का साहस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। मुझे लगता है उसकी कमी है और बहुत उम्मीद है। मैं आपसे 2-3 बार मिली, बहुत पुराने भी हम लोग मिले, तो एक गार्जियन की तरह आपको देखती हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह बाकी स्पीकर्स जो कुछ थे जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छिपा के भी आज यहाँ पर वो सभापति हैं, तो सभापति का क्या फर्ज है उन्होंने निभाने का काम किया। मुझे बहुत उम्मीद है और विश्वास है कि सदन की गरिमा को बचाने के लिए आप एक अहम रोल अपनाते हैं, एक अहम जिम्मेदारी है। और हम लोगों की खासकर जो विपक्ष के रूप में हम लोग आज आपके बीच में है, हमारे कम मेजॉरिटी में हो ज्यादा हो, मुझे विश्वास है कि आप हमारे पूछने का राइट और सवाल पूछने का राइट, इस हक को आप मारने नहीं देंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नारजारी, थैंक यू। धन्यवाद। श्री रमन गौरा नारजारी, very briefly, sir. Thank you, sir. Chairman, sir, first of all, I thank you for your favor towards me, allowing a little moment to rise before you. And with due respect, I, on behalf of my party, United People's Party Liberal, and my party president, Pramod Boro, would like to express our deep gratitude and honor the honorable chairman of this Rajya Sabha, and wish for your successful tenure in discharging as chairman of this August House. As I represent Assam from United People's Party Liberal, which is a small regional party and an NDA partner working in Bodoland Territorial Region, Assam, would like to welcome and express deep respect to your honor for and on behalf of the millions of the people of Assam and particularly from Bodoland Territorial Region. Sir, under your able leadership in this August House, I do hope your honor will give ample scope to raise important issues of our state as well as our region, praying your good health to Almighty, and with due respect, I take my seat in this moment. Thank you, sir. Thank you, sir. Very briefly, Shri Vikramjit Singh Sahni, very briefly, sir. सर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। This sums up your personality. Thank you. Thank And you, जैसे आपने माइक्रो मैनेजमेंट की है पिछले कुछ महीनों में और हमारे जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति को भी गले लगाया और सब एक एक व्यक्ति को एक एक इस ऑगस्ट हाउस के मेंबर के साथ डायलॉग किया
इसकी कोई उदाहरण नहीं मिलती। और आप किसान पुत्र हैं, एंड आई होप सर this house will be able to bring about significant changes in the plight of farmers। और कहते हैं इंसान वो आदमी वो बड़ा होता है जिसके साथ होने पे आप खुद छोटा नहीं महसूस करें। और खास करके जो आज आपने ये पंजाबी विच तुसी राज्य सभा बुलेटिन शुरू किया है, इहदी भी मैं तुहानू बधाई देना। और अमृत काल में एक नए इतिहास की रचना होगी और आप उम्मीद करते हैं कि हर चीज, जैसे मैंने अपना 100 डेज का रिपोर्ट कार्ड दिया, हर चीज डायलॉग से, बातचीत से उसकी निवृत्ति होगी। कोई भी मेंबर वेल में आके अनवेल नहीं होगा। धन्यवाद। थैंक यू। श्री घनश्याम तिवारी। सभापति महोदय, मुझे इस बात का बहुत बड़ा गर्व और खुशी है कि आप जहां से आते हैं वहां से मैं आया हूं, और मैंने आपको बचपन से लेकर अब तक एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में, एक नर से नारायण बनने की जो कहानी होती है, उस कहानी को आपने पूरा किया है। एक गांव झुंझुनू के से आपने जिस प्रकार राजस्थान की सेवा की, राजस्थान की विधानसभा में मैंने आपके तेवर देखे, लोकसभा के चुनाव में मैंने आपके सारे अभियान में मैं आपके साथ रहा, और फिर अन्य मामलों में चाहे कोर्टों में हो, सब जगह हो, मैंने आपका पूरा संघर्षपूर्ण जीवन और आपका सफलता। I think we will have to decide whether we can let out secrets here. तेरे सीक्रेसी नहीं है, ये लोगों के लिए प्रेरणा की बात, इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आपका जो जीवन है वो जीवन एक प्रतीक के रूप में है, एक ऐसे समाज में से जो समाज पहले जागीरदारी से पीड़ित रहा था, उस समाज में से उठकर इस स्थान तक पहुंचना और उस समाज को भी बहुत प्रकार से आगे बढ़ाना और अन्य समाजों के साथ सामंजस्य करके राजस्थान में जिस प्रकार का आपका नाम हुआ है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा सभापति महोदय, सारी भाषाओं में कुछ कुछ लोगों ने कहा है, तो मैं आपके लिए संस्कृत में कुछ करना चाहता हूँ। ससिना निशया निशया च शशि, ससिना निशया च विभाति नभय, पैसा कमलम कमले न पय, पैसा कमले न विभाति श्रय। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार चंद्रमा से रात्रि की और रात्रि से चंद्रमा की और चंद्रमा और रात्रि दोनों से मिलकर आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार से पक्ष और प्रतिपक्ष की और प्रतिपक्ष और पक्ष से मिलकर आसन की, इन दोनों से मिलकर जो संसदीय लोकतंत्र की शोभा होती है, उस संसदीय लोकतंत्र की शोभा बढ़ाने के आप काम करेंगे। इन्हीं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर शिव दासन। Dr. Sir. Yeah, respected Chair. Sir, this is the Council of States. So here in the House, we shall hear the voice of states. Sir, this is the place of the discussion and debates. So I believe the chairman will protect the rights of the members, and he will, chairman will provide the opportunity for the proper discussion on bills and other subjects. So we request the proper time for the discussion and debates in this House. Sir, that is my humble request for you, sir. Congratulate you. Thank you. Because of the time factor, it is becoming difficult to accommodate some of you who wanted to say something. Very briefly, I would complete the list very briefly. Shrimati Rajni Patil. Ma'am, very briefly. Thank you, sir. सर, एक्चुअली हमारे विपक्ष के नेता खरगे साहब बोलने के बाद हमारे कहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हाथी के पाँव में सबके पाँव आते हैं। हमारे पार्टी की तरफ से वो बोल रहे थे, लेकिन सभी लोगों ने जो बोला उसमें एक बहुत ही बड़ी बात छूट गई है, जो मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहती हूँ। मैं और मेरी सहकारी वंदना चौहान जी जब आपको मिलने आए थे, तो जो हमने देखा और हमने जो महसूस किया, वो सबसे बड़ी बात जो एक महिला हो के मुझे लगी, वो मैं आपके बारे में बोलना चाहती हूँ। क्योंकि सब लोगों को रानी लक्ष्मीबाई चाहिए, लेकिन वो पड़ोस के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए होती है।
आपके यहाँ हमने देखा कि जिस प्रतिष्ठा से, जिस अभिमान से आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ को आपने हमें मिलवाया और जितने प्यार से हमें इनके बारे में आपने हमें बोला, मैं और वंदना जी बाद में भी बहुत देर तक आपके लिए चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पीएचडी भी किया है, उनके लिए आपने बहुत अच्छा कुछ बोला और हमें लगा कि बहुत सारे लोग सिर्फ घर में रखते हैं पत्नियों को और सिर्फ बोलते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कृति में कुछ होता नहीं। तो इसलिए ये एक आपका पहलू मैं करना चाहती थी। और जो हमारे नेता खड़गे साहब ने जो बोला, जो उन्होंने बोला, उसका एक सिर्फ उदाहरण देना चाहती हूँ कि एक श्लोक में कि जब हमारा दिन आएगा, उन्होंने बोला, तो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि मनुष्य न हो तो बलि, समय हो तो बलवान, बिल्लर चोरे गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जब अर्जुन और बाण वही था तो भी अर्जुन का जब हार हुई थी, तो वही अर्जुन वही बाण होता है, समय हर एक का आता है। धन्यवाद सर। ब्रीफली डॉक्टर साहब। मैं आपकी पर्सनैलिटी, धन्यवाद सभापति जी, और आपका स्वागत करते हैं। मैं आपकी पर्सनैलिटी 2 पंक्तियों में पूरी करना चाहूँगा। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। तो आप वो शख्स हैं जो राजस्थान से आए हैं, और मेरे माताजी, मेरे पिताजी दिवंगत हैं और वो भी राजस्थान से थे। वो बचपन से जो हमें कहानियाँ सुनाते थे कि राजस्थान की लाइफ कितनी टफ है, कितनी हार्ड है, वो सब करते हुए आप इधर आए हैं। एक और बात कि हम लोग राजनीति के स्कूल में नर्सरी में हमने दाखिला लिया है, और क्योंकि बिल्कुल हम छोटे हैं तो हमें ज्यादा सीखने की जरूरत है, और हमें अब ज्यादा मौका देंगे और ज्यादा समय। अहमद अशफाक करीम। सर, वेरी ब्रीफली। माननीय सभापति जी, मैं राष्ट्रीय जनता दल से हमारा ताल्लुक है। मैं आज आपका खैर मकदम करते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ। आपकी इज़्ज़त अफजाई करते हुए और जितना सभी माननीय सदस्यों से सुना, और भी फ़ख्र और भी सर ऊँचा होता है। कुछ रोज़ कबल आपने मुझे तबादला ख्याल करने का मौका फराहम किया था। आपकी गुफ्तगू से मैंने आपकी काबिलियत और आपकी इल्मी सलाहियत का कायल हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि रैशनल अप्रोच के साथ आपकी सरपरस्ती में ये सदन चलता रहेगा और बहुस्न खूबी आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू। साबिक चेयरमैन की अलविदाई के मौके पर मैंने इसी सदन में कहा था, आप जैसे बावकार लोग बावकार चेयर दूसरों के हवाले कर देते हैं, और आज हम सबों के बीच आप सभापति की कुर्सी को जीनत बख्श रहे हैं। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सेहत व आफियत के साथ इस सदन को आगे बढ़ाते रहें, और बड़ी खुशी होती है जब मुझे बैठाल कर कोई मेरी तारीफ करता है और सच्चाई बयान करता है, और कितना खुश हूं कि आप बैठे इस जीनत भरी कुर्सी पर हैं और सारे लोग आपके ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। ये बड़ा ही बहुस्न खूबी का मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान प्रतापगढ़ी। आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। ये वो पहले शब्द हैं जो मैं इस हाउस में पहली बार बोल रहा हूँ। पिछली बार विदाई समारोह था तो ऐसा मौका आया था कि मैं बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं स्वागत समारोह में बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बस 1 मिनट आपका समय चाहता हूं। बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं सदन में दूसरा सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का सदस्य हूं, तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ ईंट, गारे और लकड़ी से बनी हुई नहीं है। इसमें न जाने देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं और जज्बात शामिल हैं। ऐसे में देश चाहता है कि यहां अच्छी बातों पर बहस हो, बातचीत हो, और आप हमारे परिवार के मुखिया हैं। राज्यसभा का जो परिवार है उसके आप मुखिया हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सारे लोग यहां से अवाम की बात उठाएं तो आप हमें महफूज रखें और हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमें बोलने का मौका दें। चूंकि आप देश की उच्चतम न्यायालय में आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और यह देश का उच्च सदन है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने देंगे। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। माननीय सभापति महोदय, आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। क्या आप इस उच्च सदन के सभापति के रूप में
इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी हमें याद दिलाया कि आज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी है। तो मुझे याद आ रहा था एक अंग्रेजी फिल्म स्टार वॉर्स, जिसमें एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य हुआ था, मे द फोर्स बी विद यू। आज तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने आपको चक्कर में ना आने की भी सलाह दी। अभी अभी एक युवा सदस्य ने कहा आपकी जिम्मेदारियों के बारे में आपको याद दिलाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है कि सदन अच्छा बने, अच्छी तरीके से चले। आपकी जिम्मेदारी तो हम सबका ख्याल रखने की है। सदन अच्छा चलना तो हम सबके हाथ में। और मेरा विश्वास है आज जो अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं, जिस प्रकार से उत्साह के साथ सबने आपका स्वागत किया है, आगे आने वाले दिनों में हम यही भावना हमारे कार्यकाल में भी रखें, काम में भी रखेंगे। और क्लियरली आपके साथ लगभग सभी सदस्यों का मिलना जुलना हो चुका है। एक ना एक मौके पे हम सब आपको मिल चुके हैं। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इट्स अ जॉय टू बी विद यू, टू मीट यू, टू एक्सचेंज नोट्स विद यू, टू टॉक टू यू। अब पता नहीं वो राजस्थान से आप लेके आए हैं या सिटी ऑफ जॉय से, जहां से आप बहुत ही सफल अपना गवर्नर का कार्यकाल कर कर दिल्ली आए। पर वास्तविकता यह है कि आपकी अध्यक्षता में इस सदन में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे जॉयफुल ओकेजन्स हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इस सदन की काम की महत्वता देखते हुए हम सब कोशिश करेंगे कि किसान पुत्र जो आज देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो एक प्रकार से हम सब के लिए प्रेरणा का स्तोत्र भी है, जिस प्रकार से इन्होंने एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से अपना जीवन शुरू करके आज इस उच्च पद तक की जर्नी ट्रैवर्स की है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे, अपने कार्य में भी, अपने काम में भी उसकी झलक आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जिस प्रकार से आपने एक बहुत वरिष्ठ वकील के रूप में देश की सेवा की, न्यायालय की सेवा की। शायद यू मस्ट हैव बीन द यंगेस्ट to become a senior advocate in the Supreme Court within 11 years of your practice. मैं समझता हूँ शायद उस समय जजेस ने भी कुछ स्पार्क देखी होगी, कुछ ऐसा अलग देखा होगा जिसके कारण आपको ये बहुत बड़ा एक प्रकार से स्थान मिला और बहुत बड़ी सर्टिफिकेट उच्च न्यायालय से आपको दी गई। एक नई परंपरा जो अब इस देश में स्थापित हो रही है, बड़े सामान्य घर से सामान्य जीवन बिताने वाले सामान्य साधारण परिवार के राजनीतिक नेता या समाज के नेता आज बड़े बड़े पदों पर हैं। हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक टीचर थी, छोटे से स्कूल में टीचर के पद से उड़ीसा के वनवासी क्षेत्र से आकर आज वो इस देश के सर्वप्रथम पद पर है। आप एक किसान पुत्र, धरती पुत्र, जिन्होंने एक छोटे से गांव में, आज बताया गया सैनिक स्कूल से शिक्षा लेके 12 किलोमीटर दूर रोज चल के जाना, शायद ये भी एक कारण है कि आप इतने फिट हैं आज भी, और आज इतने उच्च पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक चाय वाले के घर पे पैदा होकर रेलवे स्टेशन पर चाय अपने बचपन में बेचकर अपनी शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने पूरा जीवन और आज 5 दशक से अधिक देश की सेवा में, समाज की सेवा में
अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। ये जो नई परंपरा है कि समाज के अंदर ये चेतना जगी है, समाज में एक विश्वास जगा है कि सभी के लिए इस देश में स्थान है। आज सरनेम के हिसाब से पद नहीं, लेकिन क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है। मैं समझता हूं उसका एक प्रतीक आप भी हैं और आगे आने वाले दिनों में आपके इस लंबे अनुभव का, आपके इस कार्यशैली का लाभ और मार्गदर्शन हम सभी सदस्यों को मिलता रहेगा। जैसे कहा जाता है और अभी अभी हमारी बहन ने कहा कि behind every successful man there is a force, a power, और वो पावर आपके घर में हमने देखा। हम सबका मैं समझता हूँ ये अनुभव रहा कि जिस प्रकार से आपने सम्मान दिया परिवार के अंदर भाभी को, जिस प्रकार से आपने हम सब के बीच नारी शक्ति की बात कही, तो मुझे याद आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त के अपने विचार रखते हुए उद्बोधन में ये बात रखी थी कि देश को जब हम विकसित बनाने की बात करते हैं तो नारी शक्ति को हमने और सशक्त बनाना होगा। और मैं समझता हूँ बहन रजनी जी ने ठीक कहा कि उसका भी एक अच्छा उदाहरण हमें आपके घर पे देखने को मिला। ऊर्जावान व्यक्तित्व, सदस्यों से जिस प्रकार से आपने निजी जुड़ाव बनाया है, आपका सहज मुस्कान, आपके सोचने की प्रक्रिया और क्विक विट और ह्यूमर हम सबको आपके प्रति आकर्षित करता है। मुझे विश्वास है ये जो इन्फेक्शियस स्माइल है आपका, ये आगे चल के सदन को भी चलाने में सुविधा देगा और आप जरूर हम सबको सही रास्ते पे रहने का मार्ग भी बताते रहेंगे। एक प्रकार से कल जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही थी, हमने आपका स्कॉलरली और रीजन्ड अप्रोच कल देखने का एक पहला मौका पहली बीएससी में हमें मिला। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि आपके कमेंट से कि स्टैटिस्टिक्स नहीं डिटरमिन करती हैं कि विषय को आगे कैसे लेके जाना है। स्टैटिस्टिक्स पे नहीं निर्भर होगा कि कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाए या सिलेक्ट कमेटी में जाए। स्टैटिस्टिक्स हैव देयर ओन प्लेस, पर सब्सटेंस विल मैटर। सब्सटेंस के ऊपर तय करना पड़ेगा कि आगे कार्रवाई में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। समय भी बहुत जरूरी होता है, समय वेस्ट ना हो, समय का सदुपयोग हो और आखिर कोई ना कोई कानून या कोई ना कोई कार्य हम सबके समक्ष जब रहता है हाउस में, तो जरूर कोई ना कोई उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी समय की इंपॉर्टेंस है। और कई विषय ऐसे हैं जिसमें आम सहमति बन सकती है, आम सहमति से कार्य आगे तेज गति से बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हमें इस अमृत काल में इस देश को विकसित बनाना है और जिसमें मैं समझता हूं देश का हर सदस्य एकजुट है, एक मत का है, तो स्वाभाविक रूप से समय की भी अपनी अहमियत है और जो निर्णय देश हित में है, जनहित में है, वो त्वरित लेने का भी एक बहुत बड़ा मैसेज देश को जाता है, समाज को जाता है। माननीय सभापति जी, मैं आपका एक और विषय के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार से हम सब का मान रखा और इस उच्च सदन का, वास्तव में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मान रखा, जब आपने एक विषय जो कई वर्षों से सबको पीड़ा दे रहा था कि क्या पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून और ऐसा कानून जिसमें सर्वसम्मति थी, लोकसभा में सर्वसम्मति, राज्यसभा में एक एब्सटेंशन छोड़ दे तो सभी राजनीतिक दलों की और सभी बाकी सदस्यों की, जब सर्वसम्मति से कानून पारित होता है तो उसकी एक अहमियत है। और जो आपने वी द पीपल का उद्बोधन दिया, जिस प्रकार से आपने द विल ऑफ द पीपल के बारे में अपने एक रिसेंट भाषण में बात रखी, मैं समझता हूं इस सदन के हर सदस्य के लिए और हर सदस्य के आत्मसम्मान की आपने
उस दिन चिंता की, आपने इंश्योर किया कि हमारा भी एक प्रकार से हौसला बने कि हम आगे चल के भी कानून देशहित और जनहित के बनाते रहे। माननीय सभापति महोदय, आपके जो 2 ओवरसीज विजिट्स रहे वो भी वास्तव में हम सबको बहुत गौरवान्वित करते हैं। आपको देखते हुए वहां पे बड़े बड़े विश्व नेताओं के साथ चर्चा करते हुए, और बाद में मुझे जानकारी मिली आपने किस बहुत तीव्रता से जो देश ने कोविड की महामारी की लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से जो कल ही उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी जिस बात का उल्लेख किया गया, जिस बात की तारीफ की गई कि कैसे पूरे देश ने मिलके, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें सब ने मिलके कोविड महामारी के सामने लड़ाई लड़ी, कैसे केंद्र सरकार ने भुखमरी नहीं होने दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के कोने कोने तक 80 करोड़ से अधिक भारतवासियों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने का जो काम किया, उसकी कल सुप्रीम कोर्ट में भी काफी विस्तार से तारीफ हुई है। आपने ये बात जब विश्व नेताओं के सामने और विश्व के सबसे बड़े और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नेताओं के सामने जब आपने रखी और आपने बताया कि उन्होंने सबने तारीफ की भारत की, तो मैं समझता हूं हर मेंबर का, हर सदस्य का सीना चौड़ा होता है, क्योंकि हम सबका भी उसमें एक छोटा योगदान है। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं when great people set the direction, others follow them. Under your leadership, we will work with the high ideals, high principles with which you will set the direction. And I'm sure the work of the Rajya Sabha, the work that we do in this upper house, the House of Elders, the House of States, will also resonate in the other houses, in the other assemblies across the country. I'm sure the way we are all working for a developed India, we are all working to take prosperity to the last man at the bottom of the corridor, the last man at the bottom of the pyramid, जो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अंत्योदय की भावना से आज हम सब काम कर रहे हैं कि देश में कोई वंचित ना रहे, कोई शोषित ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे, समाज के हर वर्ग का बिना भेदभाव से उत्थान हो। उस काम में पूरा देश आज देश में भी और दुनिया में भी अपना वर्चस्व बना रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा भी कर रही है, भारत की ओर देख रही है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को गति देने के लिए, प्रगति देने के लिए। आज पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे 140 करोड़ लोगों में जो क्षमताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उससे पूरा विश्व आकर्षित भी होता है और उनको उम्मीद भी भारत के ऊपर टिकी हुई है। और ऐसे में मैं समझता हूं इस सदन की भी भूमिका बहुत अहम रहेगी। आपके कुशल नेतृत्व में, आपकी बुद्धिमत्ता से हम पूरे देश को ऐसा संदेश देंगे कि हम एक अच्छा सदन अच्छी तरीके से चलेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा और जो देश के करोड़ों लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उनको पूरा करने में हम सब अपना दायित्व निभाएंगे। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन के हर सदस्य के बिहाफ पे कि हम अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का जरूर निर्वहन करेंगे और इस सदन की कार्रवाई को अच्छी तरीके से चलाएंगे। आपका पुनः इस आसीन पर पद ग्रहण करने पर हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Honorable Leader of the House, Shri Piyush Goyal ji, Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge ji, Honorable former Prime Minister, Shri S.D. Devgowda ji, Honorable Ministers, Honorable Leaders of respective parties, Honorable Members. Deeply moved and touched by the indulgent words of welcome by the Honorable Prime Minister, Honorable Leader of Opposition, Leader of the House, and those who followed. Grateful
to the honorable members of parliament for affording opportunity to be in service of Bharat as Vice President of India and Chairman of this august House. Looking forward to contributing to growth trajectory of the largest vibrant democracy in the world and vindicate its trust and confidence. Honorable members, availing this historic opportunity to share some concerns with the distinguished members of this august House. Terms Upper House and House of Elders, though not part of the official glossary, amply reflect uniquely significant importance of this institution. Nation justifiably expects the House of Elders to take decisive directional lead in reaffirming and enhancing the core values of the Republic and set up the traditions of parliamentary democracy, exemplifying the highest deliberative, emulative standards. Today, as we are in Amrit Kal, we cherish one of the world's finest constitutions as our own. Members of the Constituent Assembly were enormously talented with impeccable credentials and immense experience. The Constituent Assembly, given the scenario then, was as representative as was practicable. Honorable members, with each election, there has been progressively authentic enhancement in the representation gradient. Presently, the Parliament reflects with authenticity the mandate and aspiration of the people as never before. Honorable members, Constituent Assembly addressed sensitive, complex, and critical issues, exemplifying sublimity, engaging in dialogue, discussions, deliberations, and debate, marked with cooperative and consensual attitude. Diverse issues were traversed without there being any disruption, any rancor. Obstruction and disruption of proceedings of parliamentary practice or option are antithetical to democratic values. Contemporaneous scenario on this count is concerning and makes it imperative for us to follow the high standards set in the Constituent Assembly. We need to be cognizant of severe public discomfort and disillusionment at the lack of decorum in the temple of democracy. Honorable members, democracy blossoms and flourishes when its three facets, the legislature, the judiciary, and the executive, scrupulously adhere to their respective domains. The sublimity of doctrine of separation of powers is realized when the legislature, judiciary, and the executive optimally function in tandem and togetherness, meticulously ensuring scrupulous adherence to respective jurisdictional domain. Any incursion by one, howsoever subtle, in the domain of the other has the potential to upset the governance apple cart. We are indeed faced with this grim reality of frequent incursions. This House is eminently positioned to take affirmative steps to bring about congeniality amongst these wings of governance. I'm sure the honorable members will reflect and engage in way forward stance. Honorable members, a sense of democracy lies in the prevalence of the ordainment of the people, reflected through legitimized platform. In any democracy, parliamentary sovereignty is inviolable. We all here are under oath
to preserve it. Power of the Parliament of the day to act in exercise of its constituent power, to amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure is unqualified and supreme, not amenable to executive attention or judicial intervention, except for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of the Constitution, envisaged in Article 145(3) of the Constitution. Using this constitutional power to amend, Parliament enacted wholesome structural governance changes to further spinally strengthen our democracy. This has been by way of incorporation of Part 9, 9A and 9B in the Constitution, providing comprehensive mechanism for Panchayati Raj, municipalities and cooperative societies. Honorable members, in similar vein, the Parliament, in a much-needed historic step, passed the 99th Constitutional Amendment Bill, paving way for the National Judicial Commission. There was unprecedented support to the above. On August 13, 2014, the Lok Sabha unanimously voted in its favor, with there being no abstention. This House too passed it unanimously on August 14, 2014, with one abstention. Rarely in parliamentary democracy there has been such massive support to a constitutional legislation. This process fructified into a constitutional prescription. After 16 state assemblies out of the 29 states ratified the central legislation, the President of India, in terms of Article 111, accorded his consent on December 31, 2014. This was culmination of a basic, fundamental parliamentary process. This historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court on October 16, 2015, by a majority of 4:1, finding the same as not being in consonance with the judicially evolved doctrine of basic structure of the Constitution. Honorable members, there is no parallel to such development in democratic history, where a duly legitimized constitutional prescription has been judicially undone. A glaring instance of severe compromise of parliamentary sovereignty and disregard of the mandate of the people, of which this House and the Lok Sabha are custodians. Honorable members, we need to bear in mind that in democratic governance, basic of any basic structure is the prevalence of the primacy of the mandate of the people reflected in the Parliament. Parliament is the exclusive and ultimate determinative of the architecture of the Constitution. It is disconcerting to note that on such a momentous issue, so vital to democratic fabric, there has been no focus in the Parliament now for over 7 years. This House, in concert with the Lok Sabha, being custodian of the ordainment of the people, is duty-bound to address the issue, and I'm sure it will do so. Honorable members, authorities in constitutional positions in any institution are required to exemplify their conduct
by high standards of propriety, dignity, and decorum. Time for all constitutional institutions to reflect and give quietus to public display of adversarially challenging stance, trading or exchange of advisories emanating from these platforms. I urge the members of the House to proactively catalyze evolution of wholesome, cordial ecosystem, ending this aberration. It is institutional, seamless, correct, marked with mutual trust and respect that generates ecosystem best suited for serving the nation. This House needs to catalyze this wholesome environment to promote synergic functioning of constitutional institutions, emphasizing need to respect Lakshman Rekha. Honorable members, as Vice President, I had the honor to represent the country at the India-ASEAN and East Asia Summits in Phnom Penh, Cambodia on November 12 and 13, 2022, and at the FIFA World Cup inaugural ceremony in Doha, Qatar on 20th November 2022. I share with you my deep sense of pride and satisfaction of the level of respect India commands amongst world leaders and their hope and expectation that our growth trajectory generates global peace and prosperity. Honorable members, I look forward with hope and expectation to pleasant and fruitful association so that we all, in togetherness, optimally serve the nation. Once again, I thank you most earnestly for your generous felicitations, and I would do my utmost to come up to your very high expectations. As foot soldier of the Constitution, आप सबको प्रणाम कर कर मैं अपने कार्य का श्री गणेश करता हूं। I am sharing with you, honorable members, as this session commences, all members will be aware that India has taken over the presidency of the G20 with effect from December 1, 2022. This is a matter of great pride for the entire nation. It is also occurring as we welcome Azadi Ka Amrit Mahotsav. The G20 summit will, of course, be an unparalleled event in our diplomatic history. What is noteworthy, however, is that the almost 200 events at various levels will be spread across the length and breadth of the country. It will provide an opportunity to showcase India's rich and diverse culture, to demonstrate the vigor of our democracy and to highlight the progress of our development. We should all appreciate that broad sections of the society are being involved through a Jan Bhagidari approach. During the challenging times in global affairs, it is appropriate that we have chosen the theme, I quote, "One Earth, one family, one future," unquote. This is much in keeping with our traditional belief in Vasudhaiva Kutumbakam. Such a conviction of our global oneness will surely guide the shaping of the agenda and achievement of outcomes. I am sure that the entire House joins me in expressing our fullest support for the success of India's G20 presidency. The House stands adjourned for 1 hour.